कहानी के पिछले सभी भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। युवराज के दिमाग में मिस्टर वालिया की बातें घर कर गई थी। जिया के साथ भी तो आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा था। पहले से ज़्यादा खाना खाना, कभी रात को भूख लगना तो कभी अजीब अजीब चीज़ें खाने की डिमांड करना, और 2 दिन पहले उसे उल्टी भी तो हुई थी। ये सब सोचकर युवराज को अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। उसने शेरगिल को मीटिंग अटेंड करने का इशारा किया और वहां से उठकर चला गया। जिया हॉल में मानुषी और जया जी के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। तभी युवराज अंदर आया और अचानक जिया का हाथ पकड़कर बिना किसी से कुछ कहे ऊपर ले जाने लगा। जया जी और मानुषी हैरान होकर देखते रह गए, लेकिन वो दोनों कुछ पूछ पाते उससे पहले ही युवराज आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था। वो जिया को कमरे में लाया और उसे अपने सामने खड़ा करके बोला, ये लो और वॉशरूम में जाओ। युवराज ने उसके हाथों में एक छोटा सा पैकेट देकर उसे वॉशरूम की तरफ जाने का इशारा किया। जिया उस पैकेट को अपने हाथों में लेकर अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, ये क्या है? मैंने तो कच्चे आम मांगे थे ना, फिर आप ये क्यों लेकर आए और वॉशरूम में क्यों जाना है मुझे? लिसन बेबी गर्ल, अभी मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो करो और अंदर जाओ। युवराज उसके कंधे को पकड़कर वॉशरूम के गेट तक ले आया, पर जिया अंदर नहीं गई और उस पैकेट को खोलते हुए बोली, इसमें है क्या? प्रेगनेंसी किट। मुझे पता नहीं क्यों मुझे डाउट हो रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। पहले तुम जाओ और एक बार चेक करके आ जाओ। युवराज के चेहरे पर बेचैनी और उसकी आंखों में फिक्र देखकर जिया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, चेक क्यों करना है? मैं बता रही हूँ ना कि मैं। उसके आगे बोलने से पहले युवराज उसे बीच में टोकते हुए जल्दबाजी में बोला, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ समझना है। प्लीज़ तुम जाओ और चेक करके आओ। युवराज ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ढकेल दिया। जिया उसे समझाते हुए बोली, अरे खड़ूस, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। युवराज ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जिया वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, बेबी आपके डैडा भी ना अजीब हैं। जब मैं खुद बता रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन्हें सुनना ही नहीं है। जिया के बाहर आने तक युवराज ने पूरे कमरे को अपने कदमों से ना जाने कितनी बार नाप लिया था। इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसकी धड़कनें सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से धड़क रही थी। ना जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपने ब्लेज़र को खोलकर बेड पर फेंक दिया और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। अपनी शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड किया और अपने बालों में हाथ फेरकर खुद से बोला, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो क्या मैं पापा बन जाऊंगा? मेरा बच्चा। आखिरी के 2 शब्द बोलते ही उसके होठों पर ना जाने क्यों गहरी मुस्कुराहट तैर गई। अब जाकर उसके दिल को सुकून मिला। उसने एक बार फिर खुद से कहा, मेरा बच्चा। उसके होठों की मुस्कुराहट अभी भी कायम थी जब उसके कानों में जिया की खांसने की आवाज़ आई। उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर मोड़कर देखा तो जिया अपने दोनों हाथ पीछे करके उसके बगल में ही खड़ी थी। वैसे किसके ख्यालों में खोकर इतना मुस्कुराया जा रहा है? जिया अपनी भौहें चढ़ाकर पूछी, जिस पर युवराज जल्दी से उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने सामने किया और जल्दबाजी में बोला, रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? दिखाओ मुझे। उसने बोलते हुए जिया के हाथ से प्रेगनेंसी किट को लेना चाहा, पर जिया ने उसे छुपा लिया। अपने होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोली, ऐसे कैसे बता दूं? पहले मुझे मेरे कच्चे आम तो दीजिए। वाट यार सोना, यहाँ मेरी हालत ख़राब हो रही है और तुम्हें कच्चे आम सूझ रहे हैं। प्लीज़ दिखा दो, रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? दिखा दूं? हाँ यार दिखा दो, मरा जा रहा हूँ मैं। ओके ये लो। जिया ने अपनी मुट्ठियों में भरे प्रेगनेंसी किट को युवराज की तरफ बढ़ाया। युवराज ने जैसे ही उसे लेना चाहा, जिया वापस उसे छुपाते हुए मुस्कुराकर बोली, पहले मेरे कच्चे आम। अरे मेरी माँ, आ रहे हैं तुम्हारे कच्चे आम। प्लीज़ प्लीज़ दिखा दो, प्लीज़ मेरी जान दिखा दो, दिल धक धक कर रहा है मेरा। और युवराज के आगे कुछ और बोलने से पहले जिया ने उसे प्रेगनेंसी किट को युवराज की तरफ घुमा दिया, जिसे देखकर युवराज की बोलती ही बंद हो चुकी थी।
वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस प्रेगनेंसी किट पर बने हुए छोटी छोटी 2 लाल लकीरों को देखकर इतना ज़्यादा खुश हुआ कि अगले ही पल जिया को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घूमने लगा। हाँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। उसकी खुशी देखकर जिया भी हंसने लगी। अरे अरे खड़ूस, गिर जाऊंगी मैं, जिया ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से चिल्लाई क्योंकि उसे चक्कर आने लगे थे। मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ, आई कांट बिलीव कि मैं पापा बनने वाला हूँ। जिया, मम्मी पापा बनने वाले हैं हम, फाइनली हम पेरेंट्स बन गए। युवराज मानो बहुरास आ गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वो पापा बनने वाला है। जिया उसके कंधे पर मारते हुए बोली, अभी मुझे नीचे उतारो, वरना अगर मेरी बेबी को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको अच्छे से यकीन दिला दूंगी। अब चलो, मुझे नीचे उतारो, चक्कर आने लगे हैं मुझे। युवराज ने जल्दी से जिया को नीचे उतार दिया। उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके पूरे चेहरे को अपने लबों से बरसात करने लगा। खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी हो। और सच में बाप बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ही तो होती है। इसमें नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते, नए एहसासों के साथ एक खूबसूरत सा रिश्ता बन जाता है हमारा एक नन्ही सी जान के साथ। युवराज ने अपने सर को जिया के सर से टिका दिया और धीमी आवाज़ में बोला, सच में मैं पापा बनने वाला हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिया ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, हाँ, आप पापा बनने वाले हो खड़ूस। उसके हाथ को अपने पेट पर रखकर, और यहाँ है आपका बेबी जो बिल्कुल अपने पापा के जैसा होगा। जिया के पेट पर हाथ रखकर युवराज के दिल की धड़कनें धक धक करने लगी, मानो उसके लिए सब कुछ वहीं पर थम सा गया हो। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसके पेट को चूम कर उस पर अपना हाथ रखकर बोला, आई लव यू बेबी, पापा लव्स यू सो मच। क्या हुआ? यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही थी? जया जी और मानुषी दोनों हड़बड़ाते हुए जिया और युवराज के कमरे में आई। अभी थोड़ी देर पहले युवराज जितनी जोर से चीखा था उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज चुकी थी। जया जी को देखते ही युवराज उठा और उनके पास जाकर उनके हाथ पकड़कर गोल गोल घूमते हुए बोला, दादी 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 दादी, आप परदादी बनने वाली हो, और मनु तुम मासी बनने वाली हो, और मैं पापा बनने वाला हूँ। वो इतना ज़्यादा खुश था कि एक्साइटमेंट में एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। पर जया जी और मानुषी एकदम शॉक्ड होकर खड़े ही रहे। उन्हें समझ में ही नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन अगले ही पल मानुषी जोर से चीखते हुए उछलने लगी। पर जिया ने आकर उसे जल्दी से पकड़ लिया। वो उसे डांटते हुए बोली, अबे पागल हो गई क्या? उछल क्यों रही है? अगर गलती से भी पैर फिसला तो जानती है क्या होगा? सॉरी सॉरी, बट मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू भी प्रेग्नेंट है मेरी जान। मानुषी ने खुश होकर जिया को कसकर गले लगा लिया। वहीं जया जी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने जिया के माथे को चूम लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है, हमेशा खुश रहो। जिया खुश होकर जया जी के गले लग गई। जया जी मानुषी और जिया को नीचे ले गई और हाल में बैठाकर काली मिर्च से दोनों की नज़र उतारी। उसके बाद उन्होंने दोनों के ऊपर से नोटों की गड्डी वार कर एक नौकर को दे दिया और कहा कि वो आपस में बांट लें। युवराज भी वहीं मौजूद उन दोनों के चेहरे को, मुस्कुराहट को देख रहा था। उसने मधु, शेरगिल, ऋषभ, छवि, रोनी सबको कॉल करके बता दिया था कि वो और जिया पेरेंट्स बनने वाले हैं। लेकिन अचानक ही उसके चेहरे की खुशी मध्यम पड़ने लगी। अभी जहां उसके चेहरे पर अथार खुशियों ने बसेरा लगाया हुआ था, अब धीरे धीरे करके जैसे वो खुशियां कम होती हुई नजर आ रही थी। जिया की नज़र जब युवराज पर पड़ी तो वो समझ गई कि वो क्या सोच रहा है। युवराज वापस ऊपर अपने कमरे में चला गया। जिया ने मानुषी और जया जी से कुछ काम है बोलकर ऊपर अपने कमरे में आई, जहां युवराज बालकनी में खड़ा होकर बाहर देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। जिया उसके पास आई और पीछे से उसे गले लगाकर उसकी पीठ पर अपना सर रखकर बोली, अगर आप ऐसे उदास रहोगे तो हमारा बेबी क्या सोचेगा कि उसके मम्मी पापा उसके आने की न्यूज़ सुनकर खुश नहीं हैं, उल्टा उदास हो गए। युवराज ने अभी नहीं कहा, वो अभी भी खामोश था। उसने अपने सीने पर रखी हुई जिया के दोनों हाथों को पकड़ा।
युवराज ने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी खामोश था। उसने अपने सीने पर रखी हुई जिया के दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी तरफ मुड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, बेबी गर्ल क्या हम। युवराज के आगे बोलने से पहले ही जिया उसे डांटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अगर आप इनडायरेक्टली मुझे अवॉइड करने के लिए बोलने वाले हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी सोना, पर मैं इस बच्चे के आने से बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। उल्टा मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में एक नई जान आ गई है। लेकिन तुम्हें अभी बच्चे नहीं चाहिए थे, तो तुमने तो कहा था जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, तुम न्यूरोसर्जन नहीं बन जाती, हम बच्चे की प्लानिंग नहीं करेंगे। फिर अचानक ये तुम। युवराज इससे आगे बोल ही नहीं पाया। वो ही समझ रहा था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। ये सब बोलते हुए जिया ने युवराज को गले लगा लिया और उसके सीने पर अपना सर रख कर बोली, हाँ मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे से। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कौन सा बेबी को मैं अकेले संभालूंगी। आप हो ना, आप बच्चे को संभालना, कभी मैं संभाल लूँगी। बड़ी दादी भी तो हैं, मैं मैनेज कर लूँगी ना। प्लीज़ आर यू श्योर, क्योंकि तुम खुद अभी एक बच्ची हो तो बच्चे संभालोगी। युवराज के ऐसे बोलने पर जिया गुस्से में उससे अलग हुई और उसके सीने पर जोर से मुक्का मारकर बोली, हाउ डियर यू टू कॉल मी बच्ची। बच्ची नहीं हूँ मैं, कितनी बार कहा है। अब तो 21+ हो चुकी हूँ, शादी भी हो चुकी है मेरी, मम्मा भी बनने वाली हूँ, फिर भी बच्ची बोल रहे हो। शर्म नहीं आती ना आपको। अगर आपको नहीं संभालना बेबी तो मत संभालना, मैं संभाल लूँगी, लेकिन खबरदार जो मुझे बच्ची कहा तो। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मेरी जान, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। वैसे सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ और मैंने तो नाम भी सोच लिया है। युवराज उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला तो जिया एक्साइटेड होकर बोली, इतनी जल्दी, वैसे क्या सोचा है। अगर बेबी बॉय हुआ तो शिवांश और बेबी गर्ल हुई तो सना, है ना यूनिक एंड कूल नेम। हाँ बहुत अच्छा है। सबको जिया की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल चुकी थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और इस बीच जिया ने युवराज को और मानुषी ने ऋषभ को खूब परेशान किया था। आज पूरे 3 महीने हो चुके थे और जिया युवराज के साथ डॉक्टर के केबिन में बैठी अपने रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी। जब डॉक्टर अपने हाथों में रिपोर्ट लिए उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई, उनके होठों पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। इज़ एवरीथिंग फाइन डॉक्टर, मेरी वाइफ और बच्चे दोनों हेल्दी हैं ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना। यस मिस्टर आहूजा, बच्चे और माँ दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब, युवराज ने कुछ नासमझी में सवाल किया, जिस पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, कांग्रेचुलेसन मिस्टर एंड मिसेज आहूजा, आप दोनों एक नहीं दो दो बच्चों के पेरेंट्स बनने वाले हैं। ट्विंस बेबी आने वाली है। क्या ट्विंस बेबी? जिया और युवराज दोनों का सेम रिएक्शन था और अगले ही पल दोनों खुशी से उछलकर एक दूसरे के गले लग पड़े। मतलब सच में एक नहीं 2 बच्चे। फिर तो युवराज की सामत आनी थी दोनों को संभालते संभालते। डॉक्टर की खांसने से दोनों अलग हुए और सीधे तन कर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। युवराज थोड़ा झेप चुका था, पर फिर भी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए बोला, डॉक्टर आई नो मैं जो पूछने वाला हूँ वो आपके प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या दोनों बेबी बॉय हैं या बेबी गर्ल, या फिर बेबी बॉय और गर्ल? क्योंकि मुझे बेबी गर्ल चाहिए और इससे बेबी बॉय। तो क्या आप? युवराज के बोलने से पहले ही डॉक्टर बोली, या श्योर श्योर मिस्टर आहूजा, मैं अभी वही बताने वाली हूँ, दोनों बेबी बॉयज़ हैं। मतलब आप 2 बेटे के पापा बनने वाले हैं और आपको अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और मेरे पति ना मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो युवराज को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, जिस पर युवराज भी मुस्कुराने लगा। आई नो, बट मिस्टर आहूजा, मेरी एक पर्सनल राय मानिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर कीजिएगा, क्योंकि मिसेज आहूजा फिजिकली थोड़ा वीक हैं और ट्विन्स बेबी हैं, तो प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। डॉक्टर ने युवराज को और भी बहुत सारे टिप्स दिया और कुछ मेडिसिन, जिसके बाद युवराज और जिया
दोनों घर आ चुके थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और इस बीच सब बहुत ज़्यादा खुश थे। सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो जिया और युवराज थे। पर हाँ, इन दिनों दोनों के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक बच्चे का नाम तो पहले ही युवराज ने सोच रखा था जो जिया को भी पसंद आया, पर दूसरे बच्चे का नाम रखने के लिए अक्सर दोनों लड़ाइयाँ करते थे। युवराज बोलता था कि उसकी पसंद का नाम रखा जाएगा और जिया बोलती थी उसकी पसंद का। इस नाम के चक्कर में हर दिन कम से कम 2-3 मर्तबा दोनों में झगड़ा हो ही जाता था। अब वो लड़ाई क्यूटनेस से भरी होती थी या फिर गुस्से से, ये तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं नहीं, वो मेरा बेबी है तो नाम भी मैं ही रखूंगी, जिया एकदम से गुस्सा होकर अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, जिस पर युवराज उसे आंखें दिखाते हुए बोला, वाट यू मीन? तुम्हारा बेबी है, मेरा भी तो है, नाम तो मैं ही रखूँगा। ऐसे कैसे आप नाम रखोगे? हमारे पहले बेबी का नाम आपने रखा है ना, शिवांश, तो मैंने मान लिया। अब जो मैं कहूँगी वही रहेगा। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा हमारे दूसरे बच्चे का नाम रेयांश रहेगा, मतलब रेयांश रहेगा। देखो दोनों नाम कितना सिमिलर और यूनिक लग रहे हैं, यही नाम रहेगा, बस बात फाइनल। बिल्कुल नहीं, इससे बेटर तो जीशान है, कम से कम उसका फर्स्ट लेटर तो मेरे नाम से होगा। ऐसे नहीं चलेगा, जीशान रहेगा मतलब जीशान ही रहेगा। शिवांश और जीशान ये दोनों भी एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, बस बात खत्म, फाइनल मतलब फाइनल। अरे बस करो तुम दोनों, पिछले आधे घंटे से बहस किए जा रहे हो, हम सब भी यहीं मौजूद है, जरा हम लोगों से भी पूछ लो। ऋषभ उन दोनों को डांटते हुए बोला, क्योंकि इस वक्त उन दोनों के कमरे में पूरी पलटन मौजूद थी। जिया, युवराज, ऋषभ, मानुषी, शेरगिल, मधु, रोनी, छवि, अनबर और शीतल, सबके सब वहीं मौजूद थे। लेकिन वो दोनों सबको इग्नोर करके एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे। ऋषभ, आप अपने दोस्त को समझा लो, हमारी दूसरे बेबी का नाम जीशान रहेगा, फाइनल। जिया ने अपना फैसला सुनाया और अपने दोनों हाथ बांध कर मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। मानुषी, तुम अपने दोस्त को समझा दो, हमारे दूसरे बेबी का नाम रेयांश रहेगा, बस फाइनल। युवराज ने भी अपना फैसला सुनाया और जिया के ठीक सामने सोफे पर बैठकर उसे घूरने लगा। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। ऋषभ और मानुषी ने एक दूसरे को बेचारगी से देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखते हुए नामे सिर हिला दिया, जैसे बोलना चाह रहे हों इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। हद है, इन दोनों की भी, दो दो बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं और खुद बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। भगवान खैर करें इन दोनों पर, गायत्री जी जया जी से बोली, जो दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों को कब से लड़ते हुए देख रही थी। बिल्कुल सही कहा तुमने गायत्री, इन दोनों का कभी कुछ नहीं हो सकता। चलो नीचे बैठकर बातें करते हैं। जया जी के साथ गायत्री जी भी नीचे चली गई। युवराज के रूम में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए अंबर ने कहा, बाय द वे ऋषभ सर और मानुषी मैम, आप दोनों ने अपने बेबी का नाम क्या सोचा है? ऋषभ और मानुषी से मिलकर ऋषि, मानुषी मुस्कुराते हुए बोली और प्यार से ऋषभ को देखने लगी। वाह यार, बहुत ही मस्त नाम सोचा है तुमने, जिया मुस्कुराते हुए बोली। पल भर में उसका गुस्सा गायब हो चुका था, उसे तो याद ही नहीं रहा कि वो किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रही थी, और वापस उसका ध्यान लड़ाई की तरफ ना हो, इसलिए रोनी ने कहा, एक गुड न्यूज़ हम दोनों के पास भी है। क्या? जिया ने पूछा, जिस पर छवि मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। हमारे मम्मी पापा ने नेक्स्ट मंथ हम दोनों की एंगेजमेंट करने के लिए कहा है। और एक गुड न्यूज़ हम दोनों के पास भी है। इस बार मधु ने कहा तो सबकी नज़रें मधु के ऊपर टिक गई। अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ मेरी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हम दोनों भी बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। आगे आने वाली खुशियों के लिए सब एक दूसरे के साथ बैठे हंसी मजाक करते हुए आपस में बातें करने लगे। जिया मानुषी के बगल से उठकर युवराज के बगल में बैठ चुकी थी। युवराज उसे अपनी बाहों में भरकर सबकी बातें सुनने लगा। अब तक तो अपनी लड़ाई दोनों भूल चुके थे और ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो उनके बीच रोज हुआ करती थी, और अगले ही पल एक दूसरे की बाहों में दोनों सुकून से बैठे हुए मिलते थे। आई लव यू सोना, हमारे बेबी का नाम चाहे कुछ भी रहे, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बेबी गर्ल ही रहोगी।
युवराज धीरे से उसके कान में फुसफुसाकर बोला और सबकी नज़रों से बचकर जिया के गर्दन को चूम लिया। आई हेट यू टू खड़ूस, आप भी हमेशा मेरे लिए मेरे खड़ूस ही रहेंगे, जिया भी धीरे से बोली और सबकी नज़रों से बचते हुए उसके गाल को चूम लिया। वक्त बीतते देर नहीं लगी और 5 महीना और बीत गया। जिया मानुसी का 9वां महीना शुरू होने वाला था, इसलिए डॉक्टर ने उन दोनों का बहुत ख्याल रखने के लिए कहा था। 5 महीने बाद जिया गार्डन में टहल रही थी और युवराज वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक से टहलते हुए जिया के मुंह से हल्की आह निकल गई। आह खड़ूस! जिया अपना पेट पकड़कर वहीं गार्डन में लगे बेंच पर बैठ गई। जिया का पेट बाहर आ चुका था और वो थोड़ी सी गोलू मोलू टाइप हो गई थी। क्यूट तो वो अभी भी लगती थी, बट युवराज उसकी तारीफ करने से ज़्यादा उसे चिढ़ाया करता था, जिससे जिया अक्सर चिढ़ जाया करती थी। लेकिन अगले ही पल युवराज उसे अपनी बाहों में भरकर बहुत ही प्यार से उसे मना लिया करता था। क्या हुआ स्वीटू, पेन हो रहा है? युवराज दौड़ते हुए जिया के पास आया और उसके पेट को हल्का सा सहलाते हुए पूछा। बहुत बदमाश हैं दोनों, किक मार रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, मना करो ना इन्हें, बोलो ना मम्मा को दर्द हो रहा है। जिया धीमी आवाज़ में बोली, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। रिलैक्स होना, अभी ठीक हो जाएगा। युवराज धीरे धीरे उसका पेट सहलाने लगा और एक नौकर को इशारा करके जिया के लिए पानी लेकर आने के लिए कहा। नौकर जल्दी से अंदर गया और एक गिलास पानी लेकर आया। युवराज ने जिया को पानी पिलाया और उसी के दुपट्टे से उसके चेहरे के पसीने को पोंछते हुए बोला, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक हूँ। दोनों बहुत ज़्यादा बदमाश है और आपकी तरह खड़ूस भी, मेरी एक भी नहीं सुनते। जिया मुंह फुलाकर बोली, जिससे युवराज हंसने लगा। वो जिया के कमर पर हाथ रखकर अपने थोड़ा करीब करके हंसते हुए बोला, यकीन नहीं हो रहा है कि 2 बच्चों की माँ बनने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें और बातें अभी भी बचकानी ही है। मजाक बना रहे हो मेरा? आपको पता भी है मुझे कितना दर्द होता है इन दिनों, और बेचैनी भी, ठीक से सो भी नहीं पाती। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नज़दीक आएगी तुम्हें दर्द होगा, और ये दोनों शैतान जब तक आ नहीं जाते ऐसे ही तुम्हारे टम्मी में किक मारेंगे। आई नो, दोनों आपकी तरह खड़ूस हैं। तुम्हें ही जूनियर खड़ूस चाहिए थे और अब एक नहीं 2 आ रहे हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ, मैं खुश हूँ और बहुत से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 खड़ूस हो जाएंगे, एक सीनियर खड़ूस और 2 जूनियर खड़ूस, फिर हमारी फैमिली कंप्लीट। बिल्कुल नहीं, जब तक हमारी एक क्यूट सी प्रिंसेस नहीं आ जाती तब तक नो कंप्लीट, समझी? युवराज ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जिस पर जिया मुस्कुराने लगी। आपको प्रिंसेस चाहिए? जिया उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली। हाँ चाहिए, मुझे एक तुम्हारी तरह क्यूट सी शरारती चुलबुली प्रिंसेस, जो अपनी डैडा की जान होगी और ये दोनों अपने डैड के मजबूत कंधे। फिर होगी हमारी एक प्यारी सी फैमिली कंप्लीट। युवराज उसकी आंखों में झांकते हुए बोला और धीरे से उसके माथे को चूम लिया और उसके होठों की तरफ झुकने लगा। इस बीच उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि कब से उसका फ़ोन घनघनाए जा रहा था। वो जिया को किस कर पाता उससे पहले उन दोनों के कानों में किसी के खांसने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर जिया ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वहीं युवराज की मुट्ठियाँ गुस्से में भींच गई और उसके चेहरे पर चिढ़ भरी एक्सप्रेशन आ गई, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पीछे कौन खड़ा है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और सामने खड़े अंबर को घूरते हुए बोला, तुम हम दोनों को चैन से रोमांस भी नहीं करने दोगे ना? सॉरी टू से मिस्टर आहूजा, बट ये आपका पर्सनल रूम नहीं गार्डन है, तो थोड़ा सा तो ख्याल कर लीजिए। अंबर अपना सर खुजाते हुए इधर उधर देख कर बोला, जिस पर जिया को हंसी आ गई और युवराज गुस्से में भनभनाते हुए वहाँ से उठकर थोड़ी दूरी पर चला गया, क्योंकि उसका असिस्टेंट वहाँ पर कोई फाइल लेकर खड़ा था। अंबर चलते हुए जिया के बगल में आकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो, और तुम्हारी शादी रिचुअल कब से स्टार्ट होने वाली है? जिया अंबर से पूछी, क्योंकि अंबर और शीतल की शादी फाइनल हो चुकी थी और बहुत जल्द होने वाली थी। अगले हफ्ते से। मुझे तुमसे कुछ काम था। मैंने शीतल के लिए 2 मंगलसूत्र सिलेक्ट किया है, लेकिन 2 के बीच में समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा लूँ।
तुम थोड़ी हेल्प कर दोगी? अच्छा दिखाओ कैसा है, जिया ने कहा तो अंबर ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें से मंगलसूत्र के पिक दिखाने लगा। दोनों मंगलसूत्र को ध्यान से देखने के बाद जिया ने एक को सेलेक्ट करके कहा, ये वाला बेस्ट है, आई थिंक शीतल दीदी को भी ये पसंद आएगा, तुम यही ले लो। आर यू श्योर? या फिर अगर तुम्हारे पास कोई और डिज़ाइन हो तो बता दो, मैं उसके लिए सब कुछ बेस्ट करना चाहता हूँ। ओहो, शादी से पहले ही दूल्हे राजा के दिल के अरमान हिलोरे मारने लगे। कोई ना, अच्छा है, रुको मेरे पास कुछ डिज़ाइन है, तुम्हें दिखाती हूँ। जिया ने अपना फ़ोन साइड से उठाया, लेकिन उसने अपनी जगह युवराज का फ़ोन उठा लिया। उसने जैसे ही फ़ोन ओपन किया, उसमें लगभग 20 से 25 से भी ज़्यादा ऑफिसर बिशांत के मिस्ड कॉल थे। इतने सारे मिस्ड कॉल, जिया ने एक बार युवराज को देखा जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर अपने सामने खड़े असिस्टेंट से बातें कर रहा था। तभी एक बार फिर उसका फ़ोन बजने लगा। जिया ने कॉल रिसीव किया और अपने कान पर लगाकर बोली, जी मैं। जिया आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से बिशांत की घबराई हुई सी आवाज़ आई, मिस्टर आहूजा आप केयरफुल रहिए, दुष्यंत जेल से भाग चुका है और उसका टारगेट आप ही होंगे। मैं सुबह से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? मैं और मेरी टीम आपके घर ही आ रहे हैं, तब तक आप घर से बाहर मत जाइएगा। अपनी बात खत्म करके बिशांत ने कॉल कट किया, लेकिन इधर जिया की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। अंबर जल्दी से जिया के कंधे को पकड़कर झकझोरते हुए बोला, जिया व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? वो दुष्यंत हकलाते हुए बोल रही थी। तभी उसकी नज़र युवराज पर पड़ी, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और उसके वाइट शर्ट पर लेजर लाइट के लाल निशान दिख रहे थे, जिसे देखकर जिया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से उस तरफ देखा जहां से रोशनी आ रही थी, तो उसने सामने वाली ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर कोई बंदूक लिए दिखा, जो युवराज पर निशाना लगाए हुए खड़ा था। खड़ूस हटो, जिया जोर से चिल्लाई और दौड़ते हुए युवराज की तरफ भागी। ठीक उसी वक्त उस शार्प शूटर ने ट्रिगर दबा दिया। उसके इतनी जोर से चिल्लाने की वजह से युवराज उसकी तरफ मुड़ चुका था, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जिया ने उसके पास पहुंचकर उसे धक्का दे दिया और वो गोली जाकर सीधे जिया के पेट में लगी। बेबी गर्ल! जिया! अंबर जोर से चीखते हुए जिया की तरफ दौड़ पड़ा। इस बीच उस शार्प शूटर ने संभालते हुए एक और गोली चला दी, लेकिन गोली जिया को लगती उससे पहले ही अंबर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और वो गोली सीधे अंबर के सीने में जाकर लगी। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि युवराज को कुछ समझ ही नहीं आया। गोली चलने की आवाज़ को सुनकर युवराज के सारे गार्ड उस बिल्डिंग की तरफ भागे। गार्ड्स को उस तरफ आते देखकर शार्प शूटर भागने की तैयारी करने लगा और इधर जिया पीछे की तरफ गिरने लगी। युवराज ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसका पूरा कपड़ा खून से लथपथ हो चुका था और वहीं दूसरी तरफ अंबर भी खून से लथपथ दूसरी तरफ नीचे गिरा हुआ था। बेबी गर्ल, तुम गाड़ी निकालो, युवराज से बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। बाहर भागम भाग और गोली चलने की आवाज़ सुनकर अभी तक अंदर मौजूद ऋषभ, मानुषी और जया जी के साथ गायत्री जी भी बाहर आ चुकी थी। बाहर का नज़ारा देखकर मानुषी का सर चकरा गया और वो वहीं पर गिरने वाली थी, पर जया जी ने उसे संभाल लिया। ऋषभ दौड़ते हुए अंबर के पास आया और उसे कंधे से सहारा देकर उठाने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और दोनों को लेकर सब हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। ऑपरेशन थिएटर में जिया का ट्रीटमेंट चल रहा था और वहीं दूसरे ऑपरेशन थिएटर में अंबर की ट्रीटमेंट चल रही थी। दोनों की हालत नाजुक थी क्योंकि दोनों का काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा युवराज एकटक उसके ऊपर जल रही बत्ती को देखे जा रहा था कि कब वो बंद हो और अंदर से डॉक्टर आकर उसे कहें कि सब कुछ ठीक है। पर क्या ये इतना आसान था? बीतते हुए हर पल के साथ युवराज अंदर से टूटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कुछ बचा ही ना हो। उसके सफ़ेद शर्ट के आगे का पूरा हिस्सा खून से सना हुआ था, जो बयां कर रहा था कि जिया का कितना ज़्यादा खून बह चुका है। वहीं उसके आसपास मौजूद ऋषभ, शेरगिल, छवि, रोनी और शीतल बैठे डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। रो रो कर शीतल का बुरा हाल हो चुका था क्योंकि अगले हफ्ते उसकी और अंबर की शादी की रस्में स्टार्ट होने वाली थी और आज अंबर इस हालत में था।
मधु, जया जी और गायत्री जी तीनों मानुषी के साथ घर पर थे क्योंकि उसका 9वां महीना चल रहा था और ऐसी हालत में छोटी छोटी बातें उसके और उसके बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती थी। इसलिए किसी ने भी उसे यहाँ नहीं आने दिया। एक्सक्यूज़ मी, एक नर्स बाहर आई और युवराज को आवाज़ देकर बोली। युवराज के साथ शेरगिल, ऋषभ और रोनी तीनों उसके पास आ गए तो नर्स ने कहा, आप में से किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है क्या? हमारे ब्लड बैंक में ये ब्लड ग्रुप खत्म हो चुका है और इसे अरेंज करने में वक्त लग सकता है, बट पेशेंट के पास इतना वक्त नहीं है। हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, आप ले लीजिए, जितना चाहे उतना ले लीजिए, बस मेरी बहन और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, रोनी ने हड़बड़ी में कहा और नर्स उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। लेकिन युवराज उसे बीच में रोकते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं अंदर मेरी वाइफ और बच्चे ठीक हैं या नहीं? आई एम सो सॉरी सर, उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती, नर्स ने दो टूक जवाब दिया और रोनी को अपने साथ लेकर चली गई। एक बार फिर युवराज पीछे दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था, जिया और अंबर के इस हालत का जिम्मेदार वही है। अगर आज चारों में से किसी को भी कुछ भी हुआ तो वो ज़िंदगी में कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा और ना ही खुद से कभी नज़रें मिला पाएगा। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी, अब उसके आंसू भी सूख चुके थे। चेहरे की खामोशी और भावहीन आंखें जो बयां कर रही थी, इस वक्त उसके अंदर सब कुछ शून्य हो चुका है। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और युवराज के सामने जाकर बोला, देखिए मिस्टर आहूजा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पर गोली उनके पेट में लगी है, ऐसे में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज़ आप बच्चे या माँ में से किसी एक को चुन लीजिए, हम या तो दोनों बच्चे या फिर माँ को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वहाँ पर खड़े सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। युवराज ने गुस्से में उस डॉक्टर के कॉलर को पकड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात बोलने की? मुझे मेरे दोनों बच्चे और वाइफ तीनों सही सलामत चाहिए। अगर उन तीनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा, याद रखना, आग लगा दूंगा। तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं, युवराज आहूजा। युवराज, होश में आओ, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, वो डॉक्टर हैं। युवराज, छोड़ो इन्हें। ऋषभ और शेरगिल युवराज को डॉक्टर से दूर करने लगे। डॉक्टर तो शक पका चुका था। युवराज का ये रूप देखकर डॉक्टर अपना कॉलर सीधा करते हुए धीमी आवाज़ में बोला, देखिए, आपका ये अग्रेसिव बिहेवियर आपकी बीवी और बच्चों के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। जल्द से जल्द आपको डिसीजन लेना होगा, वरना उन तीनों की जान जा सकती है। ये रही फाइल, आप सिग्नेचर कर दीजिए। आर यू मैड? मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी बेबी गर्ल और बच्चों में से किसी हाउ? युवराज चीखते हुए वहीं घुटनों के बल बैठ गया। अंडरवर्ल्ड में राज करने वाला युवराज आहूजा आज एक पति और पिता बनकर उलझ चुका था। जो बिजनेस से रिलेटेड फैसले चुटकी में ले लिया करता था, आज लाख सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हाथ पैर काँप रहे थे उसके उस फाइल को पकड़ने में, लेकिन फिर भी ऋषभ ने उसे समझाया, मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत, पर इस वक्त तुझे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अंदर 3 जिंदगियाँ मौत से जूझ रही है, अगर तूने देर की तो बहुत देर हो जाएगी मेरे दोस्त, सब कुछ खो देगा तू। समझ मेरी बात, कर दे फॉर्म फिलअप। हाँ युवराज, इस वक्त तू कमज़ोर नहीं पड़ सकते क्योंकि अंदर 3 जिंदगियां खतरे में हैं। शेरगिल ने भी उसे समझाया, जिसके बाद काफ़ी हिम्मत करके युवराज ने उस फाइल को उठाया और उसे भरकर उस पर सिग्नेचर करके डॉक्टर की तरफ बढ़ाकर बोला, जैसे जिया। युवराज वह मुश्किल लड़खड़ाते हुए बोला, वही जानता था उसके लिए ये एक शब्द बोलना कितना मुश्किल था। अपने आने वाले बच्चों के लिए उसने और जिया ने ना जाने कितने सपने सजोए थे, एक ही पल में सब बिखर गया और उसकी वजह वो खुद को मान रहा था। जिया को क्या जवाब देगा कि वो हार गया, नहीं बचा पाया अपने बच्चों को? कैसे करेगा अपनी बेबी गर्ल का सामना? क्या कभी उससे नज़रें मिला पाएगा? यही सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। डॉक्टर अंदर चला गया और एक बार फिर ऑपरेशन थिएटर की गेट बंद हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। लगभग 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, जिसमें अंबर की सर्जरी चल रही थी। उसमें से डॉक्टर बाहर आया और उन सबको देखते हुए कहा, सॉरी टू से, हमने पूरी कोशिश की बट ही इज़ गॉन टू कोमा। कोमा? ये सब सुनते ही शीतल धम से नीचे गिर गई। छवि और रोनी ने फ़ौरन उसे संभाल लिया।
वो ज़ोर से रोने लगी। उसके सब्र का बाँध कुछ इस कदर टूटा कि वो बदहवासों जैसी बिहेव करने लगी। शीतल रोते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, वो कोमा में कैसे जा सकता है। रोनी को देखकर बोली, भाई हमारी हमारी शादी है ना अगले हफ्ते, उसे बोलो वो उठे। उसे कैसे ऐसे कैसे वो मुझे अकेले छोड़ सकता है। हम शादी कैसे करेंगे। छवि को झकझोरते हुए, छवि तो तुम बोलो ना उसे उठने के लिए, वो उठ जाएगा। तुम्हारा दोस्त है ना, बोलो ना उसे उठने के लिए। वो खड़ी हुई और बदहवासी में डॉक्टर की कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए बोली, डॉक्टर हो ना आप, तो उसका अच्छे से इलाज करिए, उठ जाएगा। वो मजाक कर रहा है, बहुत मस्ती करता है। आप एक बार फिर उसे चेक कीजिए ना, वो उठ जाएगा। अगले हफ्ते हमारी शादी है। फिर युवराज के पास जाकर, युवराज भाई डॉक्टर से कहिए ना एक बार फिर चेक करे, वो कोमा में नहीं जा सकता। हमारी शादी है अगले हफ्ते, बोलिए ना युवराज भाई। रोनी तुम बोलो ना, कोई तो बोलो। उसकी हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। युवराज ने उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आई एम सॉरी। शीतल युवराज के गले लगे फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। रोनी भी खुद को संभाल नहीं पाया और वहाँ से चला गया। आखिर कौन भाई अपनी बहन को ऐसी हालत में देख सकता था। छवि भी उसके पीछे पीछे गई, क्योंकि वो जानती थी इस वक्त अपनी बहन को इस हालत में देखकर रोनी के ऊपर क्या बीत रही होगी। 1 घंटा और बीत गया। शीतल शांत हो चुकी थी और इस वक्त काफ़ी जिद करने के बाद आईसीयू में अंबर के साथ थी, जहां अंबर मशीनों के बीच घिरा हुआ बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं वो उसके बगल में डेली चेयर पर बैठकर एकटक उसे देख रही थी और कोस रही थी अपनी किस्मत को कि कैसी है उसकी किस्मत। अगले हफ्ते उसकी शादी थी और आज उसका होने वाला पति कोमा में उसके सामने बेजान पड़ा हुआ है। रोनी बाहर खिड़की से अंदर आते हुए अपनी बगल में खड़ी छवि से बोला, शीतल दी बहुत खुश थी शादी को लेकर। तुम्हें पता है सुबह तक वो मुझसे लड़ाई कर रही थी क्योंकि उनके कपड़ों की मैचिंग बैंगल्स नहीं मिल रही थी। इसलिए आज ही वो मुझे ज़बरदस्ती दूसरे शहर भेज रही थी और आज ही ये सब हो गया। छवि ने धीरे से रोनी के कंधे पर हाथ रखा और सामने देखते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा उसके पास दिलासा देने के लिए और कोई शब्द भी नहीं थे। वो दोनों अभी भी सामने देख रहे थे, तभी उन दोनों के कानों में डॉक्टर की आवाज़ आई। दोनों ने नज़र घुमाकर देखा तो जिया के ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुल चुका था और उसमें से एक डॉक्टर बाहर आए थे। वो दोनों फौरन वहाँ पर चले गए। डॉक्टर के बाहर आते ही युवराज जल्दी से डॉक्टर के पास गया और घबराते हुए बोला, डॉक्टर बच्चे और जिया सब ठीक है ना। डॉक्टर अपनी नज़रें नीचे झुकाकर मायूस होकर बोले, आई एम सॉरी सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर हम आपके सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाए और पेशेंट भी खतरे से बाहर है, पर हम आपके दूसरे बच्चे को बचाने में नाकामयाब रहे। डॉक्टर की बातें सुनकर जहां सबको थोड़ी सी राहत मिली, पर उनके आगे के शब्द सुनकर सब एक बार फिर उदास हो गए। क्या बोल रहे हैं आप, कुछ नहीं हुआ है मेरे किसी भी बच्चे को, समझे आप झूठ बोल रहे हैं। युवराज ने डॉक्टर को धक्का दिया और खुद दौड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। ऋषभ और शेरगिल उसे रोकने की कोशिश करते रह गए, पर वह उन सबको धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर जिया बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसका अभी अभी सर्जरी हुआ था और उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। वहीं दूसरे बेड पर उसके दोनों बच्चे थे, जिसमें से एक तो रो रहा था पर दूसरा कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। युवराज ने जाकर अपने दूसरे बच्चे को गोद में उठा लिया और ज़बरदस्ती उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, आंखें खोलो प्लीज़, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो ना, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। प्लीज़ आंखें खोल दो बेटा, खोलो ना आंखें। वो बार बार उस नन्ही सी जान को झकझोर रहा था, कभी उसके गालों को थपथपा रहा था तो कभी उसे अपने सीने से लगाकर उठाने की कोशिश कर रहा था। युवराज बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। डॉक्टर और वहाँ मौजूद नर्स सबकी आंखों में हल्की नमी छाने लगी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी जाकर युवराज को रोके। युवराज अपने मुंह से उस बच्चों के मुंह में सांस देने की कोशिश करने लगा, पर बार बार लगातार कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ।
दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था तो एक नर्स ने आगे बढ़कर उसे उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, युवराज अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से घूर कर उस नर्स को देखा, जिससे डरकर वो जल्दी से पीछे हो गई। युवराज ने दूसरे बच्चे को भी अपनी गोद में उठाया और दोनों को एक साथ गले लगाकर रोते हुए बोला, आई एम सॉरी। 12 घंटे बाद जिया नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो चुकी थी। उसकी पलकों में धीमी हलचल हुई और उसे धीरे धीरे होश आने लगा। दवाइयों के असर से उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई तो एकाएक उसके दिमाग में युवराज का ख्याल आया और वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी, पर उठ नहीं पा रही थी। भले ही उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, पर उसे अपने अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था। उसके हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी डिलीवरी हो चुकी है। खड़ूस, मेरे बच्चे। वो उठने की कोशिश करने लगी और ठीक उसी वक्त एक नर्स अंदर आई और जल्दबाजी में उसके पास भागते हुए जाकर उसे लेटाते हुए बोली, प्लीज़ आप लेटे रहिए, आप उठने की हालत में नहीं हैं। अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है। अगर आप ऐसे करेंगी तो आपके टाँके खुल जाएंगे। मम्मा, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं और मेरे बच्चे? जिया लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। नर्स ने उसे अच्छे से लेटाकर बोली, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके हस्बैंड को बुलाती हूँ। नर्स जल्दी से वहाँ से बाहर चली गई। उसके थोड़ी देर बाद युवराज के साथ सब जिया के पास आ गए। युवराज को देखते ही जिया उठने की कोशिश करने लगी। युवराज ने जल्दी आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना? और अंबर और हमारे बच्चे सब ठीक है ना? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? हमारे बच्चे कहाँ हैं? जिया अपनी नज़रें पूरे वार्ड में चारों तरफ दौड़ाते हुए पूछने लगी। जब उसे अपने बच्चे वहाँ नहीं दिखे तो उसका मन बेचैन होने लगा। युवराज के साथ साथ बाकी सब भी खामोश हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जिया युवराज के कॉलर को पकड़कर झकझोरते हुए बोली, कहाँ हैं हमारे बच्चे? मुझे दिख क्यों नहीं रहे? कहाँ हैं हमारे बच्चे? खड़ूस, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बेबी गर्ल, रिलैक्स, तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है। अगर इतनी पैनिक करोगी तो टाँके खुल जाएंगे। हमारे बच्चे ठीक हैं, तुम पहले आराम करो, लेट जाओ आराम से। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, लेट जा। युवराज अभी आगे बोल ही रहा था कि जिया अचानक से चीखते हुए बोली, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। कहाँ है वो? कोई मुझे लाकर दे क्यों नहीं रहा? उसे इतना पैनिक होते हुए देखकर युवराज ने एक नर्स को बेबी को लाने का इशारा किया तो वो नर्स दूसरे वार्ड में गई और वहाँ से बच्चे को अपने हाथ में लेकर जिया के पास आई। अपने बच्चे को देखते ही जिया ने लपक कर उस नर्स के हाथ से अपने बच्चे को ले लिया और उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी गायब हो गई जब उसके दिमाग में उसके दूसरे बच्चे का ख्याल आया। हाँ, हमारा दूसरा बेबी? वो युवराज की आंखों में देखते हुए पूछी, जिस पर युवराज की नज़रें नीचे झुक गई। जिया का दिल धक से रह गया। उसने सबकी तरफ देखा तो सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे। वो समझकर भी समझना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक हाथ से युवराज के कॉलर को पकड़कर गुस्से में बोली, हमारा दूसरा बच्चा कहाँ है युवराज? से सॉरी, युवराज ने नज़रें नीचे झुकाकर धीरे से कहा था। लेकिन अगले ही पल जिया का रिएक्शन देखकर उसके साथ साथ सब हैरान रह गए। जिया युवराज को पीछे धकेलकर चीखते हुए गुस्से में बोली, नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो ना? बोलो ना, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे मेरा दूसरा बच्चा चाहिए, ला कर दो मुझे मेरा बच्चा। मुझे चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, मुझे मेरा दूसरा बच्चा चाहिए ही। युवराज, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। जिया बार बार एक ही रट लगाने लगी। उसकी हालत देखकर नर्स जल्दी से उसके पास आकर उसके बच्चे को हाथ से लेने लगी। बेबी गर्ल, युवराज ने फौरन उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसने धीरे से जिया को बेड पर लेटाया और उसके हाथ से बच्चे को लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन बेहोश होने के बावजूद जिया की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। जैसे एक पल के लिए भी उसकी पकड़ ढीली हुई तो कोई उसके बच्चों को उससे छीन कर ले जाएगा। युवराज ने ज़बरदस्ती जिया के हाथ से बच्चे को लिया, क्योंकि इस वक्त जिया की ऐसी हालत नहीं थी कि वो बच्चे को अपने पास रख सके। वो बेहोश हो चुकी थी। नर्स ने जिया को नींद का इंजेक्शन दिया और युवराज को डॉक्टर से मिलने के लिए बोलकर वहाँ से चली गई। युवराज बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार से उसके माथे को चूम लिया, जिससे वो छोटा सा बच्चा एक ही पल में चुप हो गया। युवराज उस बच्चे को देखते हुए बोला,
आज तुम्हारी मम्मा ने पहली बार मुझे मेरे नाम से बुलाया है। ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारे पापा को डर लग रहा है कि एक साथ वो अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ना खो दे। अपने एक बच्चे को खो दिया है मैंने, और अगर अपनी बेबी गर्ल को खो दिया तो ज़िंदा रहकर भी जी नहीं पाऊँगा। युवराज भले ही सब कुछ अपने बच्चे से बोल रहा था, पर दरवाजे पर खड़े ऋषभ ने सब कुछ सुन लिया। उसकी आंखों से भी आंसू आ गए और उसे याद आया वो पल जब जिया ने कहा था कि वो ज़िंदगी में कभी भी युवराज को युवराज कहकर नहीं बुलाएगी, क्योंकि उसे खड़ूस बुलाना ही अच्छा लगता है। और जिस दिन उसने युवराज को युवराज कहकर बुलाया, उस दिन उन दोनों के बीच बहुत दूरियां आ जाएंगी। ऋषभ ने अपने आंखों से आंसू साफ करके अंदर आया और युवराज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, डॉक्टर तुझे बुला रहे हैं। युवराज ने एक नज़र जिया को देखा और फिर अपने गोद में सो रहे छोटे से बच्चे को देखकर ऋषभ से बोला, कुछ पल यहीं पर रुक, मैं आता हूँ। ऋषभ ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद युवराज ने बच्चे को उसके गोद में दिया और वहाँ से डॉक्टर के केबिन में चला गया। डॉक्टर का केबिन। युवराज और डॉक्टर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और युवराज के हाथ में एक फाइल थी, जिसे पढ़ते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर नमी छाने लगी थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और उस फाइल को एक झटके में बंद करके डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर बोली, देखिए मिस्टर आहूजा, आप पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। आप मिसेज आहूजा की रिपोर्ट देखकर तो समझ ही गए होंगे, गोली उनके यूट्रस के बिल्कुल पास से गुजरी है, जिसका इफेक्ट उनके गर्भाशय पर भी पड़ा है। अगर आगे चलकर वो कभी भी प्रेग्नेंट हुई तो डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है, या साफ साफ शब्दों में कहूँ तो उनकी जान भी जा सकती है। तो क्या आगे वो कभी माँ नहीं बन सकती? युवराज ने डॉक्टर की तरफ होप भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। बन सकती हैं, लेकिन इट्स वेरी रिस्की फॉर हर। सेफली डिलीवरी के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% होंगे और उनकी जान जाने के चांसेस 99%। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। युवराज ने अपनी आंखें बंद कर लिया और अपना सर पीछे चेयर पर टिका दिया। एक साथ ना जाने कई चुनौती आकर उसके सामने खड़ी हो चुकी थी। पहले जिया की कंडीशन, ऊपर से उसे बताना कि अब उनका एक बच्चा नहीं रहा, तीसरे जिया को संभालना, और चौथा इस रिपोर्ट की सच्चाई जिया को बताना। उसे डर लग रहा था इन सब के बीच कहीं वो उसे खो ना दे, और कहीं ना कहीं उसका डर जायज़ भी था। युवराज ने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, लेकिन जिया, उसने 9 महीने उस बच्चे को अपने खून से सींचा था और एक बार उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई, ना ही उसे गोद में लेकर अपने सीने से लगा पाई और ना ही एक नज़र उसे देख पाई। दोनों ने मिलकर ना जाने कितने सपने सजोए थे, अपने दोनों बच्चों के लिए कितनी प्लानिंग की थी, सब एक झटके में बिखर गया। युवराज अब तक संभल चुका था, लेकिन जिया को संभालना क्या इतना आसान था? ये तो बस वक्त ही जानता था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। युवराज जिया के वार्ड में साइड में लगे सोफे पर बैठे बैठे सो चुका था। वहीं जिया के बगल में लगे पालने में उसका छोटा सा बच्चा सो रहा था। बेड पर लेटी हुई जिया को धीरे धीरे होश आने लगा। जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने अनमने ढंग से सोते हुए युवराज पर पड़ी। बिखरे हुए बाल, थका हुआ चेहरा, गालों पर आंसुओं की सूखी लकीर दूर से ही साफ छलक रही थी। शायद पहली बार जिया युवराज को यूं इस तरह कमज़ोर और हारा हुआ देख रही थी। वो जब उठने की कोशिश करने लगी कि तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो इस वक्त अस्पताल में है, और उसे याद आया वो पल जब उसने अपने दूसरे बच्चे के बारे में पूछा था, और वो अब समझ गई कि उसका दूसरा बच्चा नहीं रहा। तभी उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर उसकी नज़र अपनी दूसरी तरफ गई, जहां पालने में लेटा उसका दूसरा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसे रोते हुए देखकर उसका दिल विचलित होने लगा। वो अपने पेट पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती उठने की कोशिश करने लगी। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर युवराज की भी नींद खुल गई। उसने जब जिया को ज़बरदस्ती उठने की कोशिश करते हुए देखा तो उसे रोकते हुए बोला, मैं उठता हूँ, तुम लेटी रहो। अपनी बात बोलकर युवराज बच्चे की तरफ बढ़ गया और जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक हाथ ने उसके हाथों को रोक लिया। जब युवराज ने अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो जिया उसके बगल में एक हाथ से पालने को पकड़कर खड़ी थी। उस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना ही आंखों में कोई दर्द और ना ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन।
उसने युवराज के हाथ को झटक दिया और खुद अपने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। उसे खड़े रहने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि अभी उसके ऑपरेशन के 2 दिन भी नहीं हुए थे। उसने एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से साइड में रखे हुए टेबल को पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। उसने एक बार भी युवराज की तरफ नहीं देखा और ना ही उससे कुछ कहा। युवराज ठकराया सा वहीं बस खड़ा रह गया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक कर उसके गालों पर लुढ़क गया, जैसे उसे समझ आ गया कि आज उसने अपने बेबी गर्ल को खो दिया। सच हो गया उसका डर। उसने एक उंगली से अपने गालों पर लुढ़का आंसू को साफ किया और पीछे मुड़कर देखा तो जिया बेड पर बैठकर अपने बच्चे को फीडिंग करा रही थी। युवराज खामोशी से उसे देखने लगा। 10 दिनों बाद डॉक्टर ने जिया को घर जाने की परमिशन दे दी, यानी कि उसे डिस्चार्ज की परमिशन मिल गई। युवराज ने सारे पेपर वर्क कंप्लीट किया और वापस जिया के वार्ड में आया, जहां पहले से ही मौजूद मधु उसके सामान को समेट रही थी। जिया ने नॉर्मल कपड़े पहनकर अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। इन 1 हफ्तों के बीच 1 मिनट के लिए भी जिया ने युवराज से बात नहीं किया था। युवराज से तो क्या, उसने किसी से भी बात नहीं की थी। जब से वो हादसा हुआ था तब से वो खामोश थी और उसकी ये खामोशी सबको अंदर ही अंदर खल रही थी, खास करके युवराज को। उसके बेबी गर्ल की खामोशी युवराज की जान लेने के लिए काफ़ी थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में कल।